गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग अपना सीटेट में जो हमारा इंग्लिश का पोर्शन आता है और इंग्लिश में भी ख़ास तौर पे जो इंग्लिश पेडागोजी का सेक्शन होता है उसके बारे में कुछ पढ़ेंगे। हमारा जो सीटेट में इंग्लिश का पेपर होता है वो 30 नंबर का होता है, जिसमें कि हमारा 15 नंबर में पैसेज आता है, जिस पैसेज में से हमारे क्वेश्चन रहते हो, और 15 नंबर की हमारी पेडागोजी रहती है। कल हम लोग हिंदी पेडागोजी का जो क्वेश्चन किए हैं, अगर आप लोग वो वीडियो देखे होंगे तो आप लोग पाएंगे कि इंग्लिश और हिंदी पेडागोजी बिल्कुल ही सेम है, बस हमारा लैंग्वेज का डिफरेंस है। उसमें बातें हिंदी में है और यहाँ पे बातें इंग्लिश में है। तो चलिए हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश पेडागोजी का जो पहला टॉपिक है, लैंग्वेज। व्हाट इज़ लैंग्वेज? लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन और अ मीडियम थ्रू विच वन कैन एक्सप्रेस वंस आइडिया, थॉट्स एंड फीलिंग। इसका मतलब क्या हुआ? लैंग्वेज एक वैसा माध्यम है जिसके द्वारा हम लोग संप्रेषण यानी कि हम लोग एक दूसरे से बातचीत करते हैं और ये हमारे फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का एक तरीका होता है। अगला है हमारा जो इसमें वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज, मतलब कि लैंग्वेज में क्या क्या आता है, उसकी कौन कौन सी बात है। तो लैंग्वेज क्या होता है? फ्री होता है। कल हम लोग पढ़े थे हिंदी में भी कि जो भाषा होती है वो स्वतंत्र होती है। तो यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं लैंग्वेज इज़ फ्री एंड डायनेमिक और चेंजेबल। डायनेमिक और चेंजेबल का मतलब हुआ भाषा बदलती रहती है। ऐसा नहीं है कि भाषा फिक्स है कि यही भाषा, जैसे हिंदी है तो हिंदी ही सब जगह बोली जाएगी, राजस्थानी अगर भाषा है वहाँ की कोई भाषा तो वही हर जगह बोली जाएगी। भाषा डायनेमिक है, वो हर जगह के हिसाब से बदलती जाती है। अगला इसका कैरेक्टरिस्टिक है जो वो है लैंग्वेज टीचिंग इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द क्लासरूम इन ऑल सब्जेक्ट। अच्छा, आप खुद भी देखिए, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है ना कि हम लोग सिर्फ हिंदी या इंग्लिश में ही लैंग्वेज पढ़ते हैं। क्या हम लोग मैथ या साइंस जो भी हम लोग अगर पढ़ना है कोई अदर सब्जेक्ट, क्या हम लोग बिना लैंग्वेज के पढ़ सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है बिना लैंग्वेज के किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ पाना। तो वही बात है, जो लैंग्वेज है वो हमारे हर सब्जेक्ट के टीचिंग में प्रेजेंट रहती है। हर सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए हमें लैंग्वेज की आवश्यकता पड़ती है। कल हम लोग ये भी देखे थे कि भाषा सीखने के लिए हम लोग को भाषा समृद्ध परिवेश यानी प्रिंट रिच इन्वायरमेंट की आवश्यकता होती है। तो भाषा की अगली जो विशेषता है, जो कैरेक्टरिस्टिक है इसकी, वो क्या है कि प्रिंट रिच इन्वायरमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर लर्निंग लैंग्वेज। जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है किसी चीज़ को, लैंग्वेज को सीखने के लिए, वो क्या है? प्रिंट रिच इन्वायरमेंट। और क्या है? एवरी लैंग्वेज हैज़ अ ग्रामर, मतलब कि हर भाषा का अपना व्याकरण होता है। कल हम लोग ये भी देखे थे कि भाषा और लिपि का कोई खास संबंध नहीं होता। देयर इज़ नो स्पेसिफिक रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट एंड एनी लैंग्वेज कैन बी रिटन इन एनी स्क्रिप्ट। कोई भी भाषा किसी भी स्क्रिप्ट में लिखी जा सकती है। आगे हम लोग देखते हैं फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज, मतलब कि जो भाषा है उसकी कितने प्रकार है और क्या क्या है वो। जैसे कि हम लोग बोलने के लिए सबसे पहले कौन सी भाषा यूज़ करते हैं? ओरल। कोई बात हमको कुछ कहना हो किसी से तो मौखिक ही तो बोलते हैं। और हमारी ये प्राइमरी है, यानी हाँ, भाषा यहीं से शुरू होता है हमारे लिए। दूसरा फॉर्म है रिटन, जो कि भाषा का ये जो फॉर्म है रिटन फॉर्म, ये क्या होता है? ये ओरल लैंग्वेज के अपेक्षा ज़्यादा विश्वसनीय, हम लोग बोल सकते हैं क्रेडिबल होता है, मोर स्टेबल एंड क्रेडिबल देन ओरल लैंग्वेज। द थर्ड वन इज सिम्बॉलिक, यानी सांकेतिक भाषा, जिसमें हम लोग इशारों में एक दूसरे से कोई बात कह लेते हैं। आगे हम लोग जैसे कल भी देखे थे कि भाषा को सीखने के दो तरीके होते हैं, तो यहाँ पे हम लोग लैंग्वेज का जो है वो देख रहे, टू वेज विच बाई विच थ्रू विच वी लर्न लैंग्वेज, मतलब कि जिस तरह से हम लोग लैंग्वेज सीख सकते हैं या सीखते हैं वो दो तरीके हैं। पहला है लैंग्वेज एक्विजिशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं भाषा अर्जन, और दूसरा है लैंग्वेज लर्निंग, यानी भाषा अधिगम। जो अर्जन हमारा है यानी लैंग्वेज एक्विजिशन है, वो हम लोग कैसे सीखते हैं? नेचुरली, बिना किसी सिस्टमेटिक प्रोसेस के, सिस्टमेटिक
प्रोसेस से क्या मतलब हुआ, ना ही हमें इसके लिए किसी टीचर की आवश्यकता है, ना ही हमें क्लासरूम चाहिए, ना ही हमें इसके लिए बहुत ज़्यादा नियम सीखने होते हैं। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट लर्निंग लैंग्वेज लर्निंग, इट इज़ अबाउट लर्न इन सिस्टमेटिक वे। मतलब जब भाषा को एक तरीके से सीखना पड़ता है, जैसे क्लासरूम होते हैं, टीचर्स होते हैं, नियम होते हैं, तो उस तरह से हम लोग भाषा का अधिगम करते हैं, यानी लर्निंग करते हैं। अगर हम एक्विजिशन देखें तो ये क्या है, अनकॉन्शियस, मतलब हमको इसके लिए बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग आराम से सीख लेते हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब लर्निंग की बात होती है तो हमें कॉन्शियस रहना पड़ता है, तभी जाके हम किसी भी भाषा को सीख सकते हैं, यानी हमारी लर्निंग हो सकती है। आगे इसमें कुछ और पॉइंट्स है, वो हम लोग देख लेते हैं। जो एक्विजिशन है वो हम किस भाषा का एक्विजिशन करते हैं, जो भाषा हमारे आसपास बोली जाती है। तो जो भाषा हमारे आसपास बोली जाती है वो कौन सी भाषा कहलाती है, हमारी नेटिव लैंग्वेज या मदर टंग भी हम लोग उसको बोलते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेटिव लैंग्वेज ही हम लोग एक्वायर करते हैं। हम लोग, अगर हमारे आसपास 2-3 भाषा बोलने वाले लोग रहते हो और हम लोग हमेशा उनसे मिलते जुलते रहे, तो हम लोग सेकंड लैंग्वेज भी, मतलब कि हमारे नेटिव लैंग्वेज के अलावा सेकंड लैंग्वेज भी हम लोग एक्वायर कर सकते हैं। जबकि अगर हम बात करें लर्निंग की, यानी भाषा अधिगम की, तो इसमें क्या होता है, ये इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग अ सेकेंड लैंग्वेज और अ टारगेट लैंग्वेज। इसमें क्या होता है, कोई दूसरी भाषा या टारगेट यानी लक्ष्य भाषा सीखना आता है। आगे अब देख रहे हैं नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क NCF 2005। ये कहता है मल्टीलिंग्विज्म इज़ अ रिसोर्स। बहुभाषावाद जो होता है वो किसी भी बच्चे के लिए रिसोर्स का काम करता है, बहुत ही अच्छी बात है मल्टीलिंग्विज्म। अगला है कि इंग्लिश क्या है, हमारी एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है। और इसको एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज कौन कहता है, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963, जिसके अनुसार हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, या फिर हम लोग कह सकें कि हमारी फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है और एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है। आगे हम लोग देखेंगे एक वैज्ञानिक है हमारे नॉम चॉम्स्की, जिनके बारे में अक्सर ही पूछा जाता है, और वो ये कहते हैं नॉम चॉम्स्की कि जो बच्चे होते हैं उनमें भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। मतलब बच्चे जन्मजात भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता के साथ ही पैदा होते हैं, और उसके लिए वो कहते हैं कि हमारे अंदर एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है, जिसके थ्रू हम भाषा को सीखते हैं। लैंग्वेज हमारे एग्ज़ाम में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस क्या है और कौन इसको दिया है, कौन इसके बारे में बात करता है, तो वो हो जाएंगे हमारे नॉम चॉम्स्की जी। बहुत बार इसका फुल फॉर्म पूछता है कि LAD यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, इसका फुल फॉर्म आपको आ जाता है एग्ज़ाम में। नॉम चॉम्स्की जो मानते हैं कि जो हमारा बच्चे का भाषा सीखने का एज है, मतलब कि जो LAD है हमारा लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है, जो वो 5 साल तक बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहता है, और इस पीरियड में बच्चे ज़्यादा भाषा सीखते हैं। आगे हम लोग देखते हैं साइकोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ लर्निंग लैंग्वेज स्किल कह सकते हैं। मतलब कि अगर हम भाषा सीखने के लिए जो मनोवैज्ञानिक क्रम है वो क्या है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। और इसमें भी जो लिसनिंग और राइटिंग है, यानी बोलना और जो लिखना होता है, ये बाय मिस्टेक और डिड समथिंग बाय मिस्टेक, एक मिनट आप, यहाँ जो हमारा ये जो एक सेकेंड, लिसनिंग,
सुनना और पढ़ना। जो हमारा सुनना और पढ़ना है, ये हमारा रिसेप्टिव स्किल है, यानी हम किसी चीज़ को ग्रहण कैसे करते, या तो सुन के या तो पढ़ के। और जो स्पीकिंग एंड राइटिंग है वो हमारी एक्सप्रेसिव स्किल है, यानी कि अभिव्यक्त करने के लिए हम लोग या तो इस बोल के करते या फिर लिख के करते हैं। अगला है कि एक छोटी सी बात है इसमें कि लैंग्वेज सीखने का जो मनोवैज्ञानिक क्रम है वो तो ये है, लेकिन ज़रूरी नहीं है बिल्कुल कि हम लोग उसी क्रम में अपने लैंग्वेज की लर्निंग करें या फिर लैंग्वेज उसी क्रम में सीखेंगे। ये क्रम बदल भी सकता है। आगे हम लोग देखते हैं भाषा के बारे में कुछ और भी बातें हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम में पूछी जाती है। वो है एक बात है इसमें ओवर जनरलाइजेशन। मतलब इसमें क्या होता है, बच्चा कोई रूल सीखा और वो उस रूल को हर जगह ही अप्लाई करने लग जाता है, चाहे वहाँ पे अप्लाई होता हो या ना होता हो। तो इस तरह का जब बच्चा करता है तो इसको हम लोग कहते हैं ओवर जनरलाइजेशन। अगला हमारा है इंटेंसिव रीडिंग। इसमें क्या है, द पर्पस ऑफ इंटेंसिव रीडिंग इज़ फॉर स्पेसिफिक डिटेल। मान लीजिए कि हम लोग कोई किताब है जिसमें से कुछ खास चीज़ें हम एक्वायर करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो उसमें से क्या होगा, हम उसको बहुत ध्यान से पढ़ते हैं ताकि उसमें से जो स्पेसिफिक डिटेल्स है उसको समझ सके। तो इस तरह की जो रीडिंग होती है हम उसको बोलते हैं इंटेंसिव रीडिंग। जो अगला है एक्सटेंसिव रीडिंग। जब हम लोग कोई भी किताब या फिर कुछ भी पढ़ रहे हैं जिस सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए पढ़ रहे हो, तो उसको हम लोग कहते हैं एक्सटेंसिव रीडिंग। अगला एक वर्ड आता है जिसका नाम है साइट वर्ड्स। ये वर्ड्स वो होते हैं जो हमारे रीडिंग और राइटिंग में, मतलब हम लोग अक्सर ही देखने के लिए मिल जाते हैं। ये वर्ड्स इसको हम लोग डिफाइन कैसे कर सकते हैं, द वर्ड्स दैट अपीयर मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन आवर रीडिंग एंड राइटिंग। हम लोग को अक्सर ही पढ़ते हुए लिखते हुए ये वर्ड्स मिल जाते हैं, जैसे कि लुक हो गया, लॉन्ग हो गया, राइट, बट इट इज़ से। तो ये सारे वर्ड्स जो है साइट वर्ड्स कहलाते हैं, जो हमारे पढ़ने में और लिखने में बार बार देखने को मिलते हैं। अगला है स्कैनिंग। स्कैनिंग में क्या होता है, टू रीड एवरीथिंग या एवरी पार्ट ऑफ समथिंग क्विकली until we get what we are looking for। मतलब कि यहाँ पे क्या होता है, हम कोई चीज़ ऐसे पढ़ रहे हैं जैसे कि इसमें क्या होगा कि जैसे हम लोग डिक्शनरी में अपने वर्ड्स को ढूंढ रहे हैं जिसके लिए हम जल्दी जल्दी ढूंढ लिए, और अगर फिर वो हमारा मिल गया तो हम लोग अपना छोड़ देते उसको पढ़ना। नेक्स्ट वन अगर हम देखें तो वो क्या हमारा, एक सेकेंड, हाँ ये रहा स्कीमिंग। स्कीमिंग क्या होता है, एक जनरल ओवरव्यू लेने के लिए। जैसे कि मान लीजिए कोई बुक है, कोई कॉपी है, तो एक बार हमने पलट के देख लिया कि चलो इसमें क्या क्या है, इसमें ऊपर ऊपर देख लिया हम लोग। तो जो हम लोग ऊपर ऊपर देख लेते हैं और उसको समझ आता है कि चलो इसमें क्या है, बस उस तरह की जो रीडिंग होती है हमारी वो स्कीमिंग कहलाती है। अगला है डिप्थोंग्स। डिप्थोंग्स क्या होते हैं, साउंड फॉर्म्ड बाय कम्बिनेशन ऑफ टू वोवेल्स इन अ सिंगल सिलेबल। मतलब कि एक ही बार में दो वोवेल वाले जो शब्द वर्ड्स आते हैं, जैसे देखिए आप कॉइन हो गया, जॉइन हो गया, तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं इनको डिप्थोंग्स बोलते हैं। और इसमें क्या होता है कि इन विच द साउंड बिगिंस एज वन वोवेल एंड मूव्स टुवर्ड्स अनदर। जैसे कि कॉइन, जो हमारा COIN कॉइन है, तो हमारा जो साउंड इसका कैसा, कोइन, मतलब कि हमारा जो साउंड पहले वोवेल से शुरू होकर दूसरे वोवेल पे जा रहा है। तो इस तरह के जो हमारे वर्ड्स होते हैं जिनमें डबल वोवेल्स एक साथ यूज किए गए हैं, तो उनको हम लोग डिप्थोंग्स कहते हैं। अगला हमारा सिंटेक्स। जैसे सिंटेक्स में क्या होता है, स्टडी ऑफ रूल्स और स्ट्रक्चर की। मतलब अगर हम लोग कोई ट्रांसलेशन बनाते हैं या फिर कोई भी वर्ड लिख रहा है तो उसमें क्या होता है, हमारा कोई भी हम लोग सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। तो वही जो इसकी स्टडी करता है, मतलब कि ये ऐसे होना चाहिए, कौन कहता है, सिंटैक्स। जबकि सीमेंटिक्स जो होता है
वो क्या करता है, स्टडी ऑफ मीनिंग। किसी भी सब सेंटेंस की जो मीनिंग है उसकी स्टडी कौन करता है, सिमेंटिक्स। अगला हमारा वर्ड है फोनिम। इसको हम लोग कहते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड। ये जो हमारी ध्वनि या साउंड है उसकी सबसे छोटी यूनिट कहलाती है। जबकि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग की बात करें तो वो हमारा है मॉर्फिम। फोनिम क्या हो गया, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड, एंड मॉर्फिम क्या होगा, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग। आगे हम लोग देख रहे हैं एक वर्ड है हमारा होमोग्राफ। वैसे आप लोग डिस्ग्राफिया पढ़े होंगे। ग्राफ से क्या उसमें आता है, ग्राफ से मतलब कुछ लिखने से संबंधित यहाँ पे है। तो एक ये होमोग्राफ जो होते हैं ये ऐसे वर्ड्स होते हैं। देखिए क्या है इसमें, ए होमोग्राफ इज़ अ वर्ड दैट शेयर्स द सेम रिटन फॉर्म। मतलब कि इसमें चीज़ें बिल्कुल सेम लिखी होंगी। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दो वर्ड्स हैं LEAD एंड LEAD। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये दोनों वर्ड्स बिल्कुल सेम लिखे हुए हैं बट हैज़ डिफरेंट मीनिंग। मतलब ये वर्ड्स तो सेम लिखे जाएंगे लेकिन इनकी जो मीनिंग क्या होगी वो तो सेम होगी, सॉरी डिफरेंट होगी। और एक और बात, जो मीनिंग होगी वो हर जगह ही डिफरेंट होगी, क्योंकि अगर दो वर्ड्स की मीनिंग ही सेम है, प्रोनाउंसिएशन सेम है, वर्ड्स सेम है, तो वो वर्ड अलग हुआ ही कहाँ, वो तो एक ही वर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं जो LEAD, ये पहला लीड हमारा है। तो ये क्या हो सकता है, वो लीडरशिप वाला वो लीड हो सकता है, किसी को लीड करना। और जो दूसरा है उसको हम लोग, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, LEAD, लेड, जो कि एक मेटल है। अगला हमारा लिव, LIVE। द नेक्स्ट स्पेलिंग इज लिव, लाइव, LIVE। यहाँ आप लोग देख रहे हैं इन दोनों वर्ड्स में क्या है, लिखा बिल्कुल सेम गया है बट इसका प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग दोनों ही डिफरेंट है। जो नेक्स्ट हमारा है वो होमोफोन। होमोफोन में क्या होता है, ये एक ऐसा वर्ड है जिनकी प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम होती है। इट इज़ अ वर्ड दैट इज़ प्रोनाउंस्ड द सेम एज अनदर वर्ड बट हैज़ डिफरेंट स्पेलिंग एंड मीनिंग। इसमें क्या होगा, पहले हम लोग देखे हैं स्पेलिंग सेम है बट यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोनाउंसिएशन उसका डिफरेंट हो रहा है, मीनिंग डिफरेंट है। अगले में हम लोग क्या देख रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग अलग अलग है। जैसे कि हमारा देयर हो गया, THEIR, देयर, जिसका मतलब उनका होता है, और THERE, देयर मतलब वहाँ। तो इस तरह से यहाँ पे आप और भी 2-3 वर्ड्स है आप देख सकते हैं। यहाँ पे इनकी स्पेलिंग भी अलग है, प्रोनाउंसिएशन भी अलग है और मीनिंग भी अलग है, बट सॉरी, प्रोनाउंसिएशन सेम है पर स्पेलिंग और मीनिंग इसकी अलग है। अगला जो है होमोनिम। होमोनिम में क्या होता है, होमोनिम इज़ अ वर्ड दैट इज़ स्पेल्ड एंड प्रोनाउंस्ड लाइक अनदर वर्ड। मतलब कि इसको लिखते भी वैसा ही, बोलते भी वैसा ही है। जैसे कि हमारा बैट हुआ, BAT बैट, और BAT बैट। यहाँ पे ना तो हमारी स्पेलिंग अलग है दोनों में किसी की, ना प्रोनाउंसिएशन अलग है, बट क्या होगा, इट हैज़ अ डिफरेंट मीनिंग। पहला बैट जो है इसका मतलब बल्ला हो गया, जो कि बैट बॉल हम लोग बैट से खेलते हैं, वो वाला बैट। और अगला क्या है, बैट, जो चमगादड़ हम लोग देखते हैं अपने घरों के आसपास, वो वाले चमगादड़ को भी हम लोग बैट बोलते हैं। अगला क्या है, हमारे एग्ज़ाम में अक्सर ही पूछा जाता है, टोटल नंबर ऑफ़ साउंड्स। इंग्लिश में साउंड्स कितने होते हैं, 44 होते हैं, जो कि 5 वोवेल से हमारे 20 साउंड्स होते हैं, और हमारे 24 साउंड्स जो होते हैं वो कॉन्सोनेंट्स वाले होते हैं। दूसरी बात, एक स्टीफन क्रेसन जो है वो कहते हैं कि हम लोग सेकंड लैंग्वेज को भी एक्वायर कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा टोटल इंग्लिश पेडागॉजी का रहा। इसके अलावा 1-2 चीज़ें और हैं जिसमें पूछता है हमारा
फ्री लैंग्वेज फार्मूला के बारे में, जो कि कोठारी आयोग के द्वारा दिया गया था। तो ये बातें हम लोग हिंदी में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इतना काफ़ी है आपके इंग्लिश पेडागोजी के लिए। आप लोग इसको ज़रूर एक बार देखिए और पढ़िए।